प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एजुकेशन ऑनलाइन चैनल में आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मुगल कालीन संस्कृति के अंतर्गत हम मुगल कालीन स्थापत्य कला आपको बता रहे हैं, और इससे पहले का अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने मुगल काल में स्थापत्य कला की उन्नति के क्या कारण थे, उन कारणों का विश्लेषण किया। मुगल कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख प्रमुख विशेषताएं क्या थी, उन विशेषताओं को हमने उल्लेख किया है। उसी क्रम में अगर आप देखें तो उसी क्रम में हम आज आपको जो है मुगल कालीन स्थापत्य कला के अंतर्गत क्या बताएंगे, मुगल स्थापत्य कला का विकास। हाँ, कि मुगल काल में किस काल में क्या इमारतें बनी। हाँ, तो मुगल स्थापत्य कला का विकास। अब इसके अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे, पहले हम आपको बताएंगे कि बाबर एवं हुमायूं कालीन स्थापत्य कला, यानी बाबर एवं हुमायूं के समय में जो भवन निर्माण हुए उनकी चर्चा करेंगे। फिर अकबर कालीन स्थापत्य कला के बारे में बताएंगे कि अकबर ने किन किन इमारतों का निर्माण कराया। फिर जहांगीर कालीन स्थापत्य कला, यानी जहांगीर के समय में कौन कौन सी इमारतें बनी। फिर शाहजहां कालीन स्थापत्य कला, हाँ, तो शाहजहां के समय में कौन कौन सी इमारतें बनी। और फिर औरंगजेब कालीन स्थापत्य कला, यानी औरंगजेब के काल में किस इमारत का, कौन सी इमारतों का निर्माण हुआ। तो ये हम क्या है, स्थापत्य कला का एक विकास आपको हम बताएंगे, बाबर से लेकर के औरंगजेब के समय तक। ठीक है, तो यानी विकास के अंतर्गत यही चीजें आपको पढ़नी है। अब इनमें से एक एक बिंदु को लेकर के, यानी जैसे सबसे पहले बाबर एवं हुमायूं कालीन स्थापत्य कला है, तो सबसे पहले हम बाबर एवं हुमायूं के समय के निर्मित इमारतों की चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब कालीन। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये सबसे पहले बाबर एवं हुमायूं कालीन स्थापत्य कला आ जाती है, तो इसमें हम आपको चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, मुगल कालीन स्थापत्य कला का विकास अगर देखा जाए तो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक आप देखेंगे कि क्रमिक रूप से इसका विकास होता रहा, और सभी ने अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार, समय परिस्थिति, उसके अनुसार इमारतों का निर्माण कराया। ठीक है, अब भूमिका आप जानते ही हैं, भूमिका वही रहेगी। अब सीधा सीधा अगर हम बाबर के बारे में अगर देखें तो आप देखेंगे कि बाबर जो है ये स्थापत्य कला में रुचि रखता था। इसकी आत्मकथा से ये पता चलता है कि स्थापत्य कला में बाबर की रुचि थी। ठीक है, अब बाबर जब भारत में अपनी सत्ता स्थापित की तो उससे पहले सल्तनत काल में स्थापत्य का विकास हो चुका था, और सल्तनत स्थापत्य में मुख्यतः तुर्कों और अफगानों का योगदान रहा। लेकिन बाबर जो है तुर्क एवं अफगान इमारतों से बहुत अधिक प्रभावित नहीं था। ठीक है, एक तो ये महत्वपूर्ण। दूसरी चीज, बाबर की आत्मकथा से पता चलता है कि बाबर जो है भारतीय कारीगरों से अत्यधिक प्रभावित था। उसने भारतीय कारीगरों की प्रशंसा की है। ठीक है, तो भारतीय कारीगरों की बाबर ने क्या की है, प्रशंसा की है, और भारतीय इमारतों से भी प्रभावित था। बाबर को अगर देखा जाए तो भारत में जो इसे सबसे अधिक प्रभावित किया, जिस इमारत ने बाबर को सर्वाधिक प्रभावित किया, वो थी मानसिंह द्वारा, मानसिंह तोमर, ये ग्वालियर के राजा थे, तो मानसिंह तोमर द्वारा निर्मित ग्वालियर का किला, ग्वालियर का किला। ठीक है, ये तो बाबर जब आया तो भारत के किस इमारत से बहुत प्रभावित हुआ, मानसिंह तोमर द्वारा निर्मित ग्वालियर के किले से प्रभावित हुआ, जबकि वो सल्तनत कालीन इमारतों से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं था। ठीक है, अब बाबर का शासनकाल भारत में 4 वर्ष रहा, 1526 से 30 तक, और इन 4 वर्ष को अगर देखा जाए तो युद्ध काल के नाम से भी आप पुकार सकते हैं। युद्धकालीन
इसका काल रहा है। ठीक है, अब इन चारों वर्ष अगर देखा जाए तो निरंतर युद्धों में ये व्यस्त रहा है, और इसके कारण अगर देखा जाए तो इसके पास समय बहुत कम। दूसरी चीज ये था कि अभी आर्थिक रूप से भी बाबर की स्थिति बहुत सुदृढ़ नहीं थी। यद्यपि लोदियों से जो खजाना मिला उसे इसने अपने सैनिकों में, सैनिक अधिकारियों में बांट दिया था। ठीक है, तो इसलिए बाबर की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ नहीं थी, और ना ही युद्धों के कारण इसके पास समय था, और इसलिए ये बहुत अधिक इमारतों का निर्माण या सुंदर इमारतों का निर्माण नहीं करा पाया। अब इसके समय में कुछ इमारतें बनी, जैसे पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, पानीपत की काबुली बाग मस्जिद। ठीक है, ये संभल की जामा मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद, इसको जामी मस्जिद भी लोग पुकारते हैं। इसके बाबर के एक सैनिक अधिकारी अब्दुल मीर बाकी था, अब्दुल मीर बाकी, इसने जो है अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई थी, बाबरी मस्जिद। ठीक है, ये तो ये कुछ इमारतें बनी, लेकिन इनकी विशेषता ये रही कि ये सब साधारण इमारतें थी, साधारण पत्थरों से बनी सामान्य इमारत थी। इसमें बहुत कला के प्रदर्शन नहीं मिलते हैं, ना ही इसमें बहुत कीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया। तो ये बाबर के संदर्भ में हमने चर्चा की। अब बाबर के साथ साथ हुमायूं को अगर आप देखें तो अब हुमायूं का शासनकाल अगर देखें तो आप देखेंगे कि बहुत समस्याओं का काल रहा है, और हुमायूं को जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा उसमें न तो इसके पास समय था और ना ही इसके पास धन था, क्योंकि बाबर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो बाबर खाली खजाना ही छोड़ के गया, तो इसको खजाना खाली मिला। और दूसरी चीज, इसे अपने शत्रुओं से निरंतर संघर्ष करना पड़ रहा था, और भारत छोड़ के भागना पड़ा था। 15 साल तक ये गद्दी से बाहर रहा। 15 साल बाद दोबारा सत्ता आई, लेकिन 6 महीने बाद ही मृत्यु हो गई। तो इसके संदर्भ में ये कह सकते हैं कि हुमायूं को जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा उसमें इसके पास ना तो समय था और ना ही धन था। और यही कारण है कि हुमायूं में स्थापत्य में तो रुचि थी इसकी, लेकिन समय और धन के अभाव में बहुत संख्या में और बहुत सुंदर इमारतों का निर्माण ये नहीं करा पाया। कुछ इमारतें जरूर इसके समय में बनी। हुमायूं ने फतेहाबाद में और आगरा में एक एक मस्जिद का निर्माण कराया। तो फतेहाबाद आगरा में इसने मस्जिद का निर्माण कराया, और ये ईंटों से निर्मित मस्जिद बड़ी सामान्य इमारतें, कमजोर इमारतें थी। और हमने कारण भी बताया कि किस कारण से साधारण इमारतें ही बन पाई। ठीक है, तो ये तो बाबर और हुमायूं कालीन स्थापत्य है, और दोनों का काल ये ऐसा रहा कि युद्धों में दोनों को व्यस्त रहना पड़ा, और दोनों के समय में धन का अभाव था। और यही कारण है कि स्थापत्य में तो दोनों की रुचि है, लेकिन रुचि के बावजूद इस काल में अधिक संख्या में मजबूत और सुंदर इमारतों का निर्माण नहीं हो सका। हाँ, तो ये चीज आपको जानने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे अकबर कालीन इमारतें। वास्तव में अगर देखा जाए तो मुगल कालीन स्थापत्य का वास्तविक संस्थापक तो अकबर ही था। अकबर ही मुगल स्थापत्य का क्या था, वास्तविक संस्थापक। यानी
मुगल स्थापत्य का वास्तविक विकास अगर देखा जाए तो वास्तविक विकास किसके समय में हुआ? अकबर के समय में। अब आपको पता है कि अकबर एक साम्राज्यवादी शासक हुआ। शासक बनने के बाद इसने निरंतर साम्राज्य विस्तार किया, 40 वर्षों तक साम्राज्य विस्तार के लिए संघर्ष किया और एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। परिणाम क्या हुआ? दूरस्थ क्षेत्रों से धन यानी राजस्व राजधानी तक पहुंचने लगा और राज्य समृद्ध हुआ। और फिर अकबर के स्वयं की रुचि भी स्थापत्य में थी, तो परिस्थितियां इसके अनुकूल आ गई और फिर आप देखेंगे कि इसके समय में बड़े पैमाने पर स्थापत्य का निर्माण हुआ। तो मुगल स्थापत्य का वास्तविक विकास जो है वो अकबर के समय में हुई। और इस काल में अगर देखा जाए तो इस्लामी एवं हिंदू शैली का वास्तविक समन्वय होता है, और ये वास्तविक रूप से समन्वयवादी कला थी। मुगल स्थापत्य एक समन्वयवादी कला थी, ठीक है। इस्लामी शैली के साथ साथ इसमें हिंदू शैली और अनेक क्षेत्रीय शैलियों का प्रभाव पड़ा। तो ये चीजें, और फिर आप देखेंगे कि अकबर का जो स्थापत्य है, आप देखेंगे कि अकबर अपने राजत्व को यानी राजसत्ता को लाल पत्थरों की इमारतों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया, ठीक है। यानी जो राजसत्ता है वो कितनी शक्तिशाली है ये हम इसकी इमारतों से देख सकते हैं। मुख्य रूप से अकबर के समय में लाल पत्थर की इमारतों का निर्माण हुआ और इनमें सजावट के लिए संगमरमर का क्या होता है? प्रयोग होता है, ठीक है। और इसके समय बहुत सुदृढ़ इमारतों का निर्माण होता है और इन इमारतों में आप देखेंगे कि धार्मिक उदारता भी देखने को मिलती है। इसका जो स्थापत्य है वो एक बनते हुए साम्राज्य की दृश्य अभिव्यक्ति है। जैसे साम्राज्य विस्तार हो रहा है, विस्तार के साथ आप देखेंगे कि इमारतों का भी निर्माण हो रहा है। तो बनते हुए साम्राज्य की दृश्य अभिव्यक्ति इसके स्थापत्य हैं। जैसे उदाहरण के लिए गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी को नगर बसाया तो उसका नाम फतेहाबाद रख दिया। दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाजा का निर्माण करा दिया, तो विजय के साथ जोड़ा गया इमारतों को। तो इसके काल में मुगल स्थापत्य की ये महत्वपूर्ण विशेषताएं रही हैं, ठीक है। अब इसके काल में कई महत्वपूर्ण इमारतें बनाई गईं। आप देखेंगे कि अकबर के समय की पहली महत्वपूर्ण इमारत आप हुमायूं का मकबरा था। हुमायूं का मकबरा, तो अकबर के समय की प्रथम महत्वपूर्ण इमारत कौन है? हुमायूं का मकबरा है, दिल्ली में स्थित है और ये लाल पत्थर से निर्मित इमारत है। यद्यपि इसका गुंबद संगमरमर से निर्मित किया गया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर ईरानी शैली का अत्यधिक प्रभाव है, क्योंकि इसके प्रारूपकर्ता ईरान के ही थे, तो ईरानी शैली का अत्यधिक प्रभाव है। लेकिन उसके साथ साथ भारतीय शैली का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। अब देखेंगे कि इसका जो गुंबद है, गुंबद प्लस इसके जो कमरे हैं, कक्ष, ये दोनों क्या है? ये ईरानी शैली से। लेकिन इसमें जो सजावट के लिए ऊपर छतरियां बनाई गई हैं, छतरियां ये भारतीय शैली में बनाई गई हैं, भारतीय शैली है, ठीक है। ये तो हुमायूं के मकबरे पर अगर देखा जाए तो ईरानी शैली का अत्यधिक प्रभाव, लेकिन भारतीय शैली का भी इस पर प्रभाव पड़ा। और इस मकबरे की विशेषता है कि पहली बार मकबरे को एक चार दीवारी से यानी एक बाउंड्री से घेरा गया। इससे पहले
मकबरों में बाउंड्री नहीं बनाई जाती थी। पहली बार इसी में 4 दीवारी बनाई गई, फिर ये एक मानक बन गया। फिर इसमें जो मकबरा बनाया गया वो उद्यान और नहरों के बीच में, उद्यान एवं नहरों के बीच में, यानी चारों तरफ उद्यान बनाए गए, बीच में पानी के लिए नहरें बनाई गई पतली पतली, और बीच में मकबरा बनाया गया। ये भी पहली बार, और फिर ये भी एक मानक बन जाता है। तो ये विशेषता रही अकबर के समय में बना हुमायूं का मकबरा। और फिर आप देखेंगे कि जो अकबर का स्थापत्य है वो फिर कई चरणों में पूर्ण होता है। ठीक है, कई चरणों में पूर्ण हुआ। अब प्रथम चरण में अगर आप देखें तो प्रथम चरण में इसने हुमायूं के मकबरे के साथ साथ कुछ किलों का निर्माण कराया। कुछ किलों का निर्माण, जैसे उदाहरण के लिए प्रथम चरण में इसने आगरा, लाहौर, अजमेर के किलों का निर्माण कराया। ये प्रथम चरण में। द्वितीय चरण अगर देखा जाए तो द्वितीय चरण में इसने क्या किया कि फतेहपुर सीकरी योजना को पूर्ण किया। यानी सीकरी गांव को एक नगर बसाया और वहां अनेक महल बनवाए, प्रशासनिक इमारत बनवाई, धार्मिक इमारत बनवाई, उसी को फतेहपुर सीकरी योजना। और फिर आप देखेंगे कि तृतीय चरण में इसने क्या किया कि तृतीय चरण में इसने अटक एवं इलाहाबाद का किला बनवाया, इलाहाबाद का किला बनवाया। तो इस तरह से ये अनेक चरणों में इसका स्थापत्य पूरा होता है। ठीक है, अब किलों का निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। फतेहपुर सीकरी में सूफी संत शेख सलीम चिश्ती रहते थे, इसलिए इस गांव को भी, उस गांव के साथ इसकी आस्था जुड़ी हुई थी। भाग्यशाली गांव साबित हुआ था इसके लिए, इसलिए उसे नगर बनाया और राजधानी बनाने का निश्चय किया। और फिर यहाँ पर अनेक महल बनवाए। सबसे सुंदर, सबसे बड़ा महल जोधाबाई का महल है। हाँ, फिर तुर्की सुल्ताना का महल सबसे सुंदर महल है। खास महल अकबर का स्वयं का रहने का महल था। हाँ, दीवाने आम, दीवाने खास, धार्मिक इमारतें बनाई गई। और जामा मस्जिद का दक्षिणी द्वार को तोड़वा करके बुलंद दरवाजा बनाया गया। तो इस तरह से फतेहपुर सीकरी योजना एक बृहद योजना थी। तो अकबर के समय में आपको लिखना 3 चरणों में स्थापत्य का कार्यक्रम पूरा हुआ। हाँ, तो बाकी इमारतों का नाम तो आप प्री में पढ़ लिए हैं, उसमें मेंस में उतना तथ्य लिखने की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अकबर कालीन इमारतों के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो जहांगीर का काल आता है। जहांगीर कालीन स्थापत्य कला। यद्यपि जहांगीर को चित्रकला में विशेष रुचि थी, लेकिन चित्रकला के साथ साथ आप देखेंगे कि जहांगीर को स्थापत्य कला में भी अत्यधिक रुचि थी। इसे स्थापत्य कला में भी अत्यधिक रुचि थी। इसका काल अगर देखा जाए तो मुगल स्थापत्य कला का एक संक्रमण काल है। संक्रमण काल, बदलाव का काल है, क्योंकि अकबर के समय में लाल पत्थर से इमारतों का निर्माण हुआ था, लेकिन जहांगीर के समय से इमारतों के निर्माण में संगमरमर का भी प्रयोग शुरू हुआ और सजावट के लिए कीमती पत्थरों से नक्काशी की जाने लगी। इसलिए इसका शासनकाल क्या है? संक्रमण का काल। अकबर का समय में जो इमारतें बनाई गई बहुत सुदृढ़ और बड़ा प्रभावशाली, इसीलिए कहते हैं कि अकबर का जो स्थापत्य है वो शक्ति और ओज से परिपूर्ण है। अब
जहांगीर के काल में सुंदरता की शुरुआत हुई, सुंदरता पर अधिक बल दिया जाने लगा, तो एक बदलाव का काल, और मटेरियल में भी बदलाव आया। अब इमारत के निर्माण में संगमरमर का प्रयोग शुरू हुआ, सजावट के लिए कीमती पत्थरों से नक्काशी की जाने लगी। चलिए, अब जहांगीर के समय में जो पहली महत्वपूर्ण इमारत बनी वो अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में स्थित है, सिकंदरा में स्थित है, आगरा के निकट, ठीक है। और अकबर के मकबरे की विशेषता ये है कि ये 5 मंजिला मकबरा है, 1 मंजिल में नहीं, 5 मंजिला इमारत। एक तो ये विशेषता है। दूसरी चीज, पहली बार इसी मकबरे में मीनार का निर्माण किया गया। क्या बनाई गई? मीनार, पहली बार। और फिर आगे ये भी एक मानक बन गया कि आगे जो मकबरे बनेंगे उसमें मीनार का निर्माण होगा। लेकिन मीनारों के निर्माण की शुरुआत जहांगीर के समय से होती है। अकबर के मकबरे में पहली बार मीनार बनाई गई। तीसरी चीज, इस मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया, ठीक है, गुंबद नहीं है, गुंबद का अभाव। इसी कारण कुछ विद्वान इसे अधूरा मकबरा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ खास विशेषताओं की चर्चा इस मकबरे की आप लेखन में करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण इमारत अगर देखें तो दूसरी महत्वपूर्ण इमारत कौन सी है? एतमादुद्दौला का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा। ठीक है, एतमादुद्दौला ये नूरजहां के पिता थे। इनका वास्तविक नाम गयास बेग था, गयास बेग था, ठीक है, वास्तविक नाम, ये इनकी उपाधि थी। तो नूरजहां के पिता ही एतमादुद्दौला थे। और नूरजहां की देखरेख में आगरा में इस मकबरे का निर्माण हुआ। इस मकबरे की 2 बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है, उन्हीं की चर्चा की जानी चाहिए। ये मुगल काल की पहली इमारत है जो संगमरमर से निर्मित है, संगमरमर से निर्मित, ठीक है। एक तो ये विशेषता है, और दूसरी विशेषता है कि ये हिंदुस्तान की पहली इमारत है जिसमें पित्रा-ड्यूरा शैली से, पित्रा-ड्यूरा शैली से नक्काशी की गई है, नक्काशी की गई है। ये विशेषता आपको बतानी है। और पित्रा-ड्यूरा शैली एक यूरोपीय शैली है, बड़ी महंगी शैली है। इसमें दीवारों पर फूल पत्ती, कुरान की आयतें आदि काट करके, खोद करके इसमें हीरे मोती अन्य कीमती जवाहरात पत्थर जड़े जाते हैं। तो ये पित्रा-ड्यूरा शैली की शुरुआत जहांगीर के समय से होती है, ठीक है। फिर स्वयं जहांगीर का मकबरा भी इस काल के अंतर्गत रखा जाता है। जहांगीर का मकबरा जो लाहौर में स्थित है, कहाँ स्थित है? लाहौर में। नूरजहां की देखरेख में इसका निर्माण हुआ। और यह अकबर के मकबरे की शैली पर निर्मित है, लेकिन 1 मंजिला है। और इसकी विशेषता है चित्रों के द्वारा, चित्रकारी के माध्यम से सजावट, चित्रकारी के माध्यम से इसकी सजावट या अलंकरण किया गया। तो ये आपको जहांगीर कालीन स्थापत्य कला और उसकी विशेषता का वर्णन करना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में आते हैं शाहजहां कालीन इमारतों के बारे में। देखिए, शाहजहां को अगर हम देखते हैं तो शाहजहां चूंकि स्थापत्य कला में मुगल शासकों में सर्वाधिक रुचि रखता था, ठीक है, तो शाहजहां की स्थापत्य कला में अन्य मुगल शासकों की तुलना में ज्यादा रुचि थी, यानी सर्वाधिक रुचि थी। और फिर इतना मन से इमारतों का निर्माण कराया, इतनी संख्या में और इतनी सुंदर, कि इसका काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। कि मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल कौन सा काल है? शाहजहां का काल है। अब इसके पीछे कारण भी है। देखिए,
अकबर और उसके बाद जहांगीर ने एक समृद्ध खजाना छोड़ के गए थे, तो इसको विरासत में बहुत समृद्ध खजाना प्राप्त हुआ, राज्य बहुत समृद्ध था, ठीक है। और फिर इसका शासनकाल अपेक्षाकृत शांति का काल रहा है। इन दोनों कारणों से इसके समय में स्थापत्य का व्यापक विकास होता है। तो इन बिंदुओं को आप इसके स्वर्णकाल की जो अवधारणा है उसके साथ जोड़ेंगे, ठीक है। अब इस समय अगर देखा जाए शाहजहां के समय में, तो आप देखेंगे कि दिल्ली और आगरा दोनों स्थान पर इमारतों का निर्माण किया गया, दिल्ली में भी आगरा में भी। अब अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो पहली चीज तो इसने 1638 में आगरा के साथ साथ दिल्ली को भी राजधानी बनाई, और राजधानी बनाई तो यहाँ एक नगर बसाया दिल्ली में, शाहजहानाबाद। कौन सा नगर बसाया? शाहजहानाबाद, ठीक है। तो यहाँ शाहजहानाबाद नामक नगर बसाता है। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर अनेक इमारतें बनवाई। लाल किला, लाल किला, वास्तव में इसका वास्तविक नाम तो किला ए मुबारक था, उस समय इसे किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता था, लेकिन लाल पत्थर, इसकी बाहरी दीवारें लाल पत्थर से निर्मित होने के कारण इसका जो बाहरी भाग है वो लाल दिखाई पड़ता है, तो लोग लाल किला कह के पुकारने लगे, ठीक है। तो लाल किला दिल्ली में एक उम्दा इमारत का निर्माण कराया इसने, और यहाँ पर इसने अंदर अनेक इमारतें बनवाई, और अंदर की जो इमारतें बनवाई वो संगमरमर से निर्मित करवाई। अब लाल किले के अंदर आप देखेंगे कि इसने दीवाने आम ये संगमरमर से निर्मित कराई, बड़ी सुंदर इमारत। यहीं शाहजहां अपना दरबार लगाता था, यहीं शाहजहां का मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस रखा जाता था, ठीक है। दीवाने खास होता था, यह भी संगमरमर से निर्मित इमारत थी, बहुत सुंदर इमारत। यहाँ शाहजहां अपने विश्वास पात्र अमीरों के साथ विचार विमर्श किया करता था। इन दोनों इमारतों में अगर देखा जाए तो इन दोनों इमारतों में पित्रा ड्यूरा शैली से नक्काशी भी की गई थी। तो बड़ी सुंदर इमारतों का निर्माण ये दिल्ली के लाल किले के अंदर कराया। इनके अतिरिक्त भी आप देखेंगे कि रंग महल, शीश महल, ठीक है, ये सब इसने बनवाया। इनमें रंग महल शाहजहां का स्वयं का रहने का महल था। तो किले के अंदर इसने बहुत सारी इमारतें बनवाई। फिर किले से बाहर आप देखेंगे कि इसने किले से बाहर पश्चिम की तरफ जामा मस्जिद का निर्माण कराया। ये एक धार्मिक इमारत बनवाई जो वास्तव में दिल्ली की इमारतों में बड़ी उत्कृष्ट इमारत है। जामा मस्जिद लाल पत्थर से निर्मित इमारत है, लेकिन इसके जो गुंबद हैं वो संगमरमर से निर्मित हैं, और कला के दृष्टि से बिल्कुल जबरदस्त इमारत है, उत्कृष्ट इमारत है ये जामा मस्जिद, ठीक है। तो ये इसने दिल्ली में कुछ इमारतों का निर्माण कराया, और इस काल में विशेषता ये रही कि शाहजहां के काल में संगमरमर का व्यापक प्रयोग, पित्रा ड्यूरा शैली का व्यापक प्रयोग शुरू हुआ। फिर आगे अगर आप देखें तो शाहजहां ने आगरा में भी अनेक इमारतें बनवाई। आगरा में इसने सबसे सर्वोत्कृष्ट इमारत ताजमहल है। ताजमहल ये शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का मकबरा है, उसी को ताजमहल के नाम से पुकारा जाता है। वास्तविक रूप में ये मुमताज महल का मकबरा है, ठीक है। 1632 में निर्माण प्रारंभ हुआ, 1654 में बन के तैयार हुआ, यानी 22 वर्षों तक निरंतर इसमें काम चलता रहा, और उस जमाने में बहुत धन इसमें खर्च हुआ। अब ताजमहल अगर देखा जाए तो ये हुमायूं के मकबरे की शैली पर, हुमायूं के
मकबरे की शैली पर निर्मित है। हाँ, शैली पूछे, ये जरूर लिखना है, हुमायूं के मकबरे की शैली पर निर्मित है। इसकी शैली जो है हुमायूं के मकबरे से लिया गया है। जहां तक इसके प्रारूपकर्ता को लेकर के है तो वो मतभेद का विषय है विद्वानों में, हाँ कि, लेकिन फिर भी ज़्यादातर उस्ताद अहमद लाहौरी को इसका प्रारूपकर्ता मानते हैं कि यही इसका डिजाइनर था, प्रारूपकर्ता था। और आप देखेंगे कि ये संगमरमर से निर्मित है और इसका मुख्य कक्ष अष्टभुजाकार है और इस इमारत में जो अलंकरण सुंदरता लाई गई है, संगमरमर की जाली इसमें बनाई गई, उन जालियों में बहुत सुंदर सुंदर डिजाइनें, फूल की आकृतियां काटी गई हैं, ये इसकी सुंदरता का रहस्य है। तो ताजमहल मुगल स्थापत्य का एक तार्किक विकास को प्रदर्शित करता है कि मुगल स्थापत्य का तार्किक विकास कहाँ देखने को मिलता है, वो ताजमहल में देखने को मिलता है। चरमोत्कर्ष को प्रकट करता है कि मुगल स्थापत्य का ये क्या था, चरमोत्कर्ष काल था। ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि ताजमहल के अतिरिक्त भी इसने आगरा में अनेक इमारतों का निर्माण कराया। आगरा में आप देखेंगे कि इसने मोती मस्जिद बनवाई, किले के अंदर मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद, ये संगमरमर से ही इसने इनका निर्माण कराया। ठीक है। किले के अंदर मुसम्मन बुर्ज बनवाया, मुसम्मन बुर्ज का निर्माण कराया, बहुत एक टावर था, मीनार थी। किले से बाहर इसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है। ये जामा मस्जिद जो है लाल पत्थर की इमारत है और ये दिल्ली की जामा मस्जिद की शैली पर निर्मित है। यद्यपि उतनी सुंदर इमारत नहीं बन पाई। तो आगरा में ये अन्य इमारतें भी बनाई गई। अब शाहजहां कालीन इमारतों की विशेषता क्या रही कि संगमरमर का व्यापक प्रयोग हुआ, संगमरमर का व्यापक प्रयोग। ठीक है। तो संगमरमर का व्यापक प्रयोग होता है। फिर अलंकरण के लिए पित्रा ड्यूरा शैली का व्यापक प्रयोग हुआ, यानी अलंकरण के लिए बहुत पैसा खर्च किया गया। ठीक है। तो ये अलंकरण पर बहुत बल दिया जाता है, बल दिया गया। और दूसरी चीज यह है कि जिस तरह से अकबर कालीन इमारतें शक्ति और ओज से परिपूर्ण है, तो ये इतनी सुंदर इमारतें इसके काल में रहीं कि इनको हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल स्त्रियोचित कोमलता लिए हुए हैं। स्त्रियोचित कोमलता, हाँ, जैसे स्त्रियां सज धज करके बिल्कुल सुंदर लगती हैं, कोमल लगती हैं, बिल्कुल उसी तरह शाहजहां कालीन इमारतें हैं। अगर अकबर की इमारत शक्ति और ओज से परिपूर्ण है तो शाहजहां की इमारतें स्त्रियोचित कोमलता लिए हुए हैं। तो ये चीजें हम शाहजहां के इमारतों में देखते हैं। तो इन्हीं सब उत्कृष्टता के कारण शाहजहां का जो शासन काल है वो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब कालीन स्थापत्य कला। देखिए, अगर हम औरंगजेब के शासन काल को देखें तो औरंगजेब का शासन का अधिकांश समय विद्रोहों के दमन में व्यतीत हुआ, युद्धों में व्यतीत हुआ। तो औरंगजेब विद्रोहों के दमन और साम्राज्य विस्तार के लिए युद्धों में इतना अधिक व्यस्त रहा कि इसके पास समय नहीं था। और दूसरी चीज अगर देखा जाए तो शाहजहां स्थापत्य में इतना धन खर्च कर दिया कि इसको खजाना खाली मिला और जो राजस्व आया वो युद्धों में खर्च हुआ। तो समय की कमी और धन की कमी दोनों औरंगजेब के काल में रही है। भले औरंगजेब को स्थापत्य में रुचि अवश्य थी, लेकिन समय और धन की कमी के कारण इसके समय में स्थापत्य का अधिक निर्माण नहीं हुआ और जो हुआ
वो बहुत सुंदर नहीं बन पाई। प्रयास तो जरूर हुए। अब औरंगजेब के समय में अगर देखा जाए तो देखिए, इसने प्रयास किया कि अपने पिता की परंपरा को बनाए रखें, लेकिन धन और समय के अभाव में फिर वो परंपरा बनी नहीं रही। प्रयास जरूर हुए। अब इसके काल में अनेक इमारतें बनी, और उसमें अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि इसके समय में औरंगाबाद में एक उत्कृष्ट इमारत बनी, राबिया उद दौरानी का मकबरा। राबिया उद दौरानी का मकबरा, ये एक उत्कृष्ट इमारत बनती है। इसी को आप देखेंगे कि बीबी का मकबरा कहा जाता है, बीबी का मकबरा कहा जाता है। अब इस इमारत की विशेषता क्या है कि यह संगमरमर से निर्मित है, और ये आगरा के ताजमहल, ये ताजमहल की शैली पर निर्मित की गई है। मटेरियल भी वही और शैली भी वही, लेकिन ताजमहल की तुलना में ये छोटी इमारत है, उतनी सुंदर इमारत नहीं है। ठीक है, और चूंकि मटेरियल और शैली वही ली गई, इसीलिए इस इमारत को राबिया उद दौरानी या बीबी का जो मकबरा है, इसको क्या कहा जाता है, इसी को दक्षिण का ताजमहल, ये उपमा दी जाती, दक्षिण का ताजमहल। ठीक है, तो ये एक उत्कृष्ट इमारत जरूर है, लेकिन अब ताजमहल जैसी इमारत तो नहीं बन पाई। आगे अगर औरंगजेब के काल की कुछ इमारतों को हम देखते हैं तो देखिए, औरंगजेब के काल में कुछ और इमारतें बनी। उनमें दिल्ली की मोती मस्जिद, दिल्ली की मोती मस्जिद। ठीक है, अब ये दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण 1662 में औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किला के अंदर कराया। ठीक है, ये लाल किला के अंदर है। अब इसकी विशेषता ये है कि ये आगरा की मोती मस्जिद की शैली पर, आगरा की, कहाँ की, आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाया था, शाहजहां ने। तो आगरा की मोती मस्जिद की शैली पर निर्मित की गई, और मटेरियल भी वही प्रयोग किया गया, यानी संगमरमर। लेकिन उतनी सुंदर इमारत ये नहीं बन पाई। तो एक तो ये विशेषता, यानी दिल्ली में मोती मस्जिद इसने इस तरह से बनवाई। फिर इसने एक और इमारत बनवाई, लाहौर की बादशाही मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद। ठीक है, 1672 ईस्वी में इसने लाहौर में एक मस्जिद बनवाता है, नाम रखा गया बादशाही मस्जिद। और इस मस्जिद की विशेषता ये रही है कि सामान्यतः मस्जिदों में 4 मीनारें होती हैं, लेकिन इस मस्जिद में 8 मीनारों का निर्माण किया गया। तो एक तरह से ये विकास का परिचायक भी है औरंगजेब का काल। भले ही उतनी सुंदर इमारतें बड़ी संख्या में न बन पाई, लेकिन कुछ विकास जरूर आया। जहां मस्जिदों में सामान्यतः 4 ही मीनारें बनाई जाती थी, आप देखेंगे कि लाहौर की बादशाही मस्जिद में 8 मीनारों का निर्माण किया गया है, और ये दिल्ली की जामा मस्जिद की तुलना में बड़ी इमारत भी बनाई गई। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि औरंगजेब के काल में भी समय और धन के अभाव में भी स्थापत्य का विकास हुआ है, ये उसकी रुचि को दर्शाता है। ठीक है, तो ये हमने आपको बाबर से लेकर के आप देखेंगे कि औरंगजेब का के समय तक के मुगल स्थापत्य का हमने क्या बता दिया, विकास बता दिया कि ये विकास हुआ। अब इनमें अगर आप देखेंगे प्रश्न, तो अनेक प्रश्न बनते हैं। पहली चीज तो यही है कि मुगल काल में स्थापत्य की उन्नति के क्या कारण थे, उन्नति के क्या कारण थे, क्या कारण थे। यानी मुगल कालीन
स्थापत्य के उन्नति के कारण बताए। कल हमने आपको बताया था कि इसकी उन्नति के लिए अनेक कारण थे, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण है, स्थापत्य के विरासत में मिलना है, मुगल शासकों की अभिरुचि है और तकनीकी प्रयोग है। इन सब के कारण, उन कारणों, तो इसमें एक भूमिका दीजिए और भूमिका देने के बाद फिर जितने भी कारण है, पॉइंट वाइज नहीं, पैरा वाइज, उन पैरा वाइज को उन कारणों का विश्लेषण कर दीजिए, छोटे छोटे पैरा बना करके, और आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। चाहे उसमें राजनीतिक कारण लिख दें, आर्थिक कारण लिख दें, फिर पहले की इमारतों का प्रभाव, यानी विरासत में जो इमारतें मिली उनका प्रभाव, इस, और फिर सम्राटों की या शासकों की, मुगल शासकों की रुचि और तकनीकी प्रयोग, ये सब, इन पॉइंट्स को आप विश्लेषित कीजिए, ये उत्तर आपका पूर्ण हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अभ्यास कीजिए, ऐसे पॉइंट बना करके इनको लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न क्या बन जाता है कि मुगल स्थापत्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, एक ये प्रश्न बनता है। अब यहां फिर आपको एक भूमिका देनी पड़ेगी और फिर जितनी भी विशेषता है उनको अलग अलग पैरा में आप विश्लेषित कर दीजिए, वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न अगर देखा जाए तो वो क्या होगा, वो बनेगा मुगल काल में स्थापत्य के विकास का वर्णन कीजिए। तो सीधी सी बात है कि यहां आप बाबर से शुरू करके और मुख्य मुख्य इमारत और उसकी विशेषता, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ठीक है, शाहजहां और औरंगजेब, लेकिन यह ध्यान रखिए कि शब्द सीमा को ध्यान में रखिएगा। अगर शब्द बढ़ रहे हैं तो यहाँ कुछ ही महत्वपूर्ण इमारतों का नाम दीजिए, उनकी विशिष्टता बताइए, वर्ड शब्द कम हो जाएंगे। तो इस तरह से ये उत्तर आप लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो एक प्रश्न और बनेगा कि शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था, स्पष्ट कीजिए, स्वर्ण काल था, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये तो एक चीज भूमिका देंगे और ये बताएंगे कि शाहजहां का शासनकाल आर्थिक समृद्धि और शांति का काल रहा। एक तो ये बताते हुए ये बताएंगे कि इस काल में स्थापत्य का व्यापक विकास, और फिर इस काल में जो विशेषता रही है वो बताएंगे कि संगमरमर का व्यापक प्रयोग और अलंकरण के लिए पित्रा ड्यूरा शैली का व्यापक प्रयोग, और फिर प्रमुख इमारतों का निर्माण और उनकी विशेषता, दिल्ली की प्रमुख इमारतें, आगरा की प्रमुख इमारतें, अलग अलग पैरा में दिल्ली के अलग, आगरा के, और ये बता करके फिर आप कह सकते हैं कि शाहजहां का शासनकाल मुगल स्थापत्य का स्वर्णकाल था। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये हमने आपको स्थापत्य कला पर बनने वाले प्रश्नों
को बताया और उन्हें कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये हमने चर्चा की। ठीक है, तो आज जो है आपको मुगल कालीन स्थापत्य कला पूर्ण हुई, उसका पूरा हमने विश्लेषण किया, उस पर प्रश्न बताया, लिखने की पद्धति बताई, वो आपको करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मुगल कालीन चित्रकला और उसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।